नमस्कार, मैं जन्मप्रकाश सोमवत। एक बड़ी अच्छी खबर है उन सिविल जजेस के लिए जो मुंसिफ की परीक्षा पास करने के बाद जज बन जाते हैं, लेकिन बाद में मेहनत और ईमानदारी से काम करने के बावजूद उनकी जो प्रमोशन की लेवल थी वो केवल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज तक जा पाती थी। अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने, जिसमें सीजेआई बी.आर. गवई, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एस.सी. शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन शामिल थे। इस पीठ ने, जो संवैधानिक पीठ थी, उसने फैसला लिया है कि अब डिस्ट्रिक्ट जज के लिए डायरेक्ट एंट्री करने के जो योग्यता थी उसको दोबारा से डिफाइन कर दिया गया है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर जुडिशियल ऑफिसर और एडवोकेट के तौर पर उसके पास 7 साल की कंटिन्यूएशन में एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई कर सकता है और उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर नियुक्त हो सकता है परीक्षा पास करने के बाद में। इसमें एक और चीज की मांग उठाई गई थी वकीलों के द्वारा कि जो ये मामला है उसमें जो कंटिन्यूटी की बात है उसमें थोड़ी ढील दी जाए। यानी एक व्यक्ति ने पहले प्रैक्टिस कर ली, कुछ दिन गैप दे लिया और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करके क्या वो इसमें नियुक्त हो सकता है। और दूसरे जो सिविल जज होते हैं उनको इसमें अगर एंट्री दी जाती है तो कम से कम 25% कोटा उन प्रैक्टिसिंग वकीलों के लिए रहना चाहिए। इसको इस बेंच ने खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकता, समानता के अधिकार के ये विरुद्ध होगा, क्योंकि जो वकील और या फिर जो लॉ स्टूडेंट होते हैं, वास्तव में तो वो वकील भी रहे होते हैं, क्योंकि अब 3 साल का एक प्रैक्टिसिंग की एक एलिजिबिलिटी जरूर हो गई है, तो उस तरीके से वो मेहनत करके जब जज बनते हैं और जज के तौर पर वो एक्सपीरियंस लेते हैं तो फिर उन्हें कैसे डायरेक्ट एंट्री से रोका जा सकता है। इसमें एक ही कंडीशन है कि चाहे वो जज से अप्लाई करें या वकील रहते हुए अप्लाई करें, यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट जो है वो 35 साल रखी गई है। और इसकी वजह ये है कि अगर जजों को एक्सपीरियंस उनका भी काउंट किया जाएगा तो वो 30 साल में भी एलिजिबल हो जाएंगे, 28 साल में भी, क्योंकि अगर कोई लॉ ग्रेजुएट डायरेक्ट भर्ती हो जाता है और उसके बाद वो 28-30 साल की उम्र में भी 7 साल का एक्सपीरियंस कंबाइंड तौर पर उसका हो जाता है तो फिर वो अप्लाई कर सकता है। इसलिए यहाँ पर जो एज लिमिट है वो सभी के लिए मिनिमम 35 ईयर कर दी गई है। और इस हिसाब से जो मेहनती और बहुत अच्छे स्तर के स्टूडेंट रहे होते हैं जो बाद में मुंसिफ या सिविल जज बन जाते हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ा मौका खुल गया है, क्योंकि अब वो अगर इस टेस्ट को पास करते हैं तो 35 साल की उम्र में ही वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएंगे और उसके बाद उनके पास एक लंबा समय होगा सर्विस का, जिसमें उनके हाई कोर्ट पहुंचने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के भी चांस हो सकते हैं। हालांकि कॉलेजियम के रहते हुए सुप्रीम कोर्ट जाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, लेकिन यहाँ जो संविधान के आर्टिकल 232 और 233 की स्पष्ट व्याख्या कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये एक बहुत अच्छी खबर उन लोगों के लिए तो कम से कम है ही जो सर्विस में रहते हुए जिनके प्रमोशन पर एक तरीके से सीमा रेखा बंधी हुई थी और बड़ी मुश्किल से वो लोग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पद तक पहुंच पाते थे और वहीं से रिटायर हो जाते थे। लेकिन अगर वो अब मेहनती है और अच्छे जजमेंट्स भी देते हैं, निष्ठापूर्वक वो पढ़ाई भी करते हैं, तो फिर उनका चांस ये रहेगा कि मान लीजिए 35 वर्ष की उम्र में कोई युवा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर प्रमोट हो जाता है और फिर वो 10-15 साल अच्छी जज के तौर पर काम करते हैं तो उनके प्रमोट होकर हाई कोर्ट का जज बनने का चांस 50 साल की उम्र में आसानी से हो सकता है। और अगर व्यक्ति 50 साल की उम्र में हाई कोर्ट का जज बन जाता है तो फिर 10-12 साल जो उसके पास बचे हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाने के भी चांस उसके बढ़ जाएंगे। और चूंकि कॉलेजियम के खिलाफ पूरे देश में जो कुछ चल रहा है, अगर कॉलेजियम समाप्त हो जाता है, ये जो कॉलेजियम का भाई भतीजावाद है, ये जो चेलापंथी है, ये खत्म हो जाती है तो उन जजों के लिए जो प्रमोट होंगे उनके लिए एक सुनहरा भविष्य का क्षेत्र खुल जाएगा।
क्योंकि फिर जब कॉलेजियम नहीं रहेगा तो ज्यादातर जजों की जो नियुक्तियां होंगी वो जुडिशियल ऑफिसर्स में से ही होंगी। हालांकि अभी तो ये नियम बना हुआ है कि 2/3 जो जजों के पद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होते हैं वो बार के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर लोअर जुडिशरी के जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए रास्ता खुल गया है, उसी तरीके से उस चीज को भी संसद के द्वारा बदला जा सकता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उसको रीडिफाइन किया जा सकता है। यानी जो अभी हायर जुडिशरी में हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां 2/3 पद जो बार के लिए रखे गए हैं उनको भी अगर खोल दिया जाएगा तो जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए ज्यादा मौके बनेंगे और उनमें से जब लोग हाई कोर्ट में आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, तो फिर न्याय का स्तर भी सुधरेगा, क्योंकि उनके अंदर भाई भतीजावाद के से चुने हुए या चेलापंथी से चुने हुए जज नहीं होंगे, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है। कोई किसी का चाचा है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा है, किसी का भांजा है, भांजे का बेटा है या रिश्तेदार है, या फिर उसके मेंटर का बेटा है, मेंटर का चेला है, या इस तरीके से तमाम जो एक घालमेल बना हुआ है उसके खत्म होने का एक शुरुआत इसको कह सकते हैं। और जुडिशरी के लिए ये बहुत अच्छा है, उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो ये सोचते थे कि जुडिशरी में जाएंगे तो प्रमोशन के रास्ते एक लिमिट के बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन अब उनके लिए पूरा का पूरा जुडिशरी का जो क्षेत्र है वो खुल गया है। और एक मेहनत करके मुंसिफ बनने वाला, सिविल जज बनने वाला लॉ स्टूडेंट भी उम्मीद कर सकता है कि वो हाई कोर्ट का जज अपने कैरियर में बन पाएगा। और हाई कोर्ट, और अगर ये चीजें सुधर जाती है, कॉलेजियम खत्म हो जाता है, एनजेएसी जैसी संस्था स्थापित हो जाती है, तो फिर उस व्यक्ति के सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की उम्मीद भी की जा सकती है। और बाकी देशों में ऐसा होता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा कम ही होता है। 1-2 उदाहरण ही मिलते हैं जब कोई मुंसिफ जज रहने से सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया हुआ। अभी तक ऐसा डायरेक्ट उदाहरण कोई नहीं है। हाँ, इनडायरेक्ट उदाहरण तो हैं, जैसे कि केजी बालाचंद्रन थे जो भारत के सीजीआई रहे, वो मुंसिफ मजिस्ट्रेट के तौर पर भी उन्होंने काम किया था, लेकिन बाद में इस्तीफा देकर वो दोबारा से वकालत करने लगे थे। यानी कि उन्होंने कंटिन्यूअसली मुंसिफ जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक का सफर तय नहीं किया था। लेकिन अब जो नई व्यवस्था बनी है, नई जो व्याख्या हुई है, उसके बाद ये हो पाना लगभग संभव लग रहा है, क्योंकि अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति 35-36 साल की उम्र में डिस्ट्रिक्ट जज बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज पर 10-12 साल रहने के बाद में वो एलिजिबल है कि उसे हाई कोर्ट में प्रमोट किया जाए, और अगर वो अच्छे जजमेंट्स में शामिल रहा है और व्यवस्था सुधर गई है, व्यवस्था में भाई भतीजावाद को महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो फिर उसके हाई कोर्ट में 5-10 साल, 10 साल, 12 साल काम करने के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रमोट होने का रास्ता भी खुल जाता है। क्योंकि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट प्रमोट होने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 5 साल हाई कोर्ट का जज होने की एक योग्यता मांगी जाती है। हालांकि अभी जो ट्रेंड है उसमें कुछ जजों को जो बहुत सीनियर होते हैं 14-14, 15-15 साल में प्रमोशन मिलता है, और कुछ जो कॉलेजियम के खास होते हैं, कुछ नेताओं के रिश्तेदार जजों के या बड़े जुडिशियल जो लॉयर होते हैं उनके रिश्तेदार होते हैं, उन्हें 10-12 साल में भी प्रमोशन मिल जाता है। जैसा कि पारदीवाला के मामले में हुआ था, पारदीवाला से सीनियर कई सारे जज अभी तक हाई कोर्ट में हैं जो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाए हैं, और लेटेस्ट जो अभी आलोक अराधे आए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट से, ये तो बहुत ज्यादा सीनियर थे जस्टिस पारदीवाला से। ये लगभग जो जस्टिस BR गवई हैं उनके 1 साल बाद के जज हैं, लेकिन अब जाकर उनको सुप्रीम कोर्ट आने का मौका मिला। तो दूसरी तरफ जो ऐसे जज होते हैं जिनकी अप्रोच होती है, जिनकी जुगाड़ होती है, किसी को 10 साल में, किसी को 11 साल में हाई कोर्ट में रहने के बाद ही प्रमोशन मिल जाता है। लेकिन अगर कॉलेजियम भी समाप्त हो जाता है, एनजेएसी आ जाती है, जजों की योग्यता निर्धारण की कोई परीक्षा रख दी जाती है, तो फिर ये सारी चीजें होती हुई नहीं दिखेंगी, और उस सब का परिणाम ये होगा कि आज जो वकीलों की मिली भगत से जो कुछ हायर कोर्ट्स में चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। क्योंकि ये जो निष्ठावान जो जुडिशियल ऑफिसर्स आएंगे
वो फिर उसी तरीके से न्याय करते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अगर वकालत की बजाय जुडिशरी में जुडिशियल ऑफिसर के तौर पर नौकरी करना पसंद कर रहा है, तो कम से कम इतना तो मान ही लेते हैं कि पैसे के लिए वो उतना ज्यादा लालायित नहीं है जितना कि वकील के तौर पर, क्योंकि वकालत में पैसा ज्यादा है, जजशिप में पैसा कम है। ये बात आप सबको समझ लेनी चाहिए। उसका एक उदाहरण हम आपको कई बार देते रहते हैं कि भारत के सीजीआई को जितनी सैलरी मिलती है साल में, उतना तो एक एक अपीयरेंस का कई सारे वकील कमा रहे हैं। उसी तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट जज को आप समझ लीजिए कितनी सैलरी मिलेगी, 1.25 लाख 1.5 लाख, क्योंकि हाईकोर्ट के ही जज को 2 लाख के करीब मिलते हैं। तो उस स्थिति में लेकिन दूसरी तरफ जो वकील होते हैं हाई कोर्ट के, या जो डिस्ट्रिक्ट के भी अच्छे खासे जिनकी वकालत चल रही होती है, या फिर कहें कि जिनकी सेटिंग भी चल रही होती है, वो भी महीने का 8-10 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो जो लोग कमाई की बजाय कुछ और चुनते हैं, तो उनको उसका इनाम भी मिलना चाहिए। और इस फैसले के बाद ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में उनको उसका इनाम भी मिलेगा। जो लोग जज के तौर पर संतुष्ट हैं, जज के तौर पर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, लोगों के प्रति न्याय करना चाहते हैं, उनके लिए अब दरवाजे खुल गए हैं। और 35 साल की उम्र में कोई भी व्यक्ति जो जुडिशियल सर्विस में है, जिसका एक्सपीरियंस कंबाइंड तौर पर, मतलब एडवोकेट के तौर पर या फिर जज के तौर पर भी 7 साल का है, तो वो आसानी से डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। इसी मामले में पिछली सुनवाई में जस्टिस MM सुंदरेश ने एक बड़ी बात कही थी, और उसको इस बार भी दोहराया गया है कि जो वकीलों का एक्सपीरियंस होता है, उससे कहीं भी किसी भी तरीके से जज के तौर पर जो एक्सपीरियंस लिया जाता है वो कम नहीं होता, बल्कि वो उससे कई गुना ज्यादा होता है। क्योंकि जज की जब नियुक्ति होती है तो उसको 1 साल की ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। वकील के पास तो बहुत सारी फौज होती है अपने जूनियर्स की, अपने स्टाफ की, लेकिन जज के पास उतना कुछ नहीं होता है। उन्हें अपने ही स्तर पर एक एक दिन में कई कई दर्जन केसेस को देखना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, और फिर अपनी अक्ल को लगाना पड़ता है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाकर वो कहीं निर्णय पर पहुंच पाते हैं। इसलिए जो वकील के तौर पर एक्सपीरियंस है, उसको जज का जो एक्सपीरियंस होता है उससे किसी भी तरीके से ज्यादा नहीं माना जा सकता है। और व्यक्ति के पास अगर जज के तौर पर भी एक्सपीरियंस है, तो वो भी उतने ही समान अधिकार रखता है डिस्ट्रिक्ट जज बनने का या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनने का, जितना के बार से। और इसीलिए इस संविधान पीठ ने जो 25% रिजर्वेशन की बात की गई थी, उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उनका ये कहना है कि अब ये ओपन कंपटीशन हो गया है, इसमें वकील भी अप्लाई कर सकते हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, सरकारी वकील हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो जज के तौर पर सेवा में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मामला दरअसल केरला के एक घटना के बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया था, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर इसलिए 5 जजों की बेंच ने फैसला लिया क्योंकि ये इस पूरे मामले में संविधान के 2 अनुच्छेदों की व्याख्या करना जरूरी हो गया था। मामला ये था कि केरल में एक लॉ स्टूडेंट थे जो पहले वकालत कर रहे थे, और उसके बाद उनकी वकालत 7 साल की हो चुकी थी, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के लिए अप्लाई किया था। उसके साथ साथ उन्होंने मुंसिफ के यानी कि सिविल जज के लिए भी अप्लाई कर रखा था, और डिस्ट्रिक्ट जज के एग्जाम से पहले ही वो मुंसिफ बन गए थे। मुंसिफ के तहत उन्होंने ट्रेनिंग ली और वो अपना चार्ज भी संभाल लिया था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर भी उनकी अपॉइंटमेंट हो गई, और उन्होंने वहां से रिलीफ लेके वहां पर ज्वाइन कर लिया था। तो इससे एक दूसरे जो एप्लीकेंट थे, उन्होंने उनके खिलाफ केस कर दिया था, और ये कहा था कि ये चूंकि कंटिन्यूटी में वकील नहीं है, इसलिए इनकी जो पात्रता है वो रद्द की जाए, और ये अब मुंसिफ बन गए हैं, और मुंसिफ या जो सिविल जज होता है उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। इसको लेकर केरला हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया था कि नहीं, ये मामला यहाँ, क्योंकि इस बारे में एक दिल्ली के केस को कोट किया गया था, तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग अलग रूल हैं।
बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में कहा कि पहले जो रूल था उसको और इसको देखने की जरूरत है, और 3 जजों की बेंच ने फिर इस मामले को 5 जजों की बेंच को रेफर कर दिया था। और अब इस स्थिति को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है कि जो लोग अब तक डिसएडवांटेज में रह रहे थे, जो लॉ की पढ़ाई करते थे, जुडिशियल एग्जाम पास करते थे, लेकिन उनके बजाय जो लोग वकालत में होते थे, जो प्रैक्टिसिंग प्लीडिंग में होते थे, उनको शायद फायदा मिल रहा था। अब वो दोनों के लिए बराबर हो गया है। अगर एक्सपीरियंस वकील के तौर पर है तब भी मायने रखता है, और अगर एक्सपीरियंस सिविल जज या दूसरे जज के तौर पर है तब भी मायने रखता है, और दोनों के लिए बराबर से कंपटीशन में जाने का मौका है। जो जितना मेहनती होगा, जितना तेज तर्रार होगा, उसके चुने जाने की संभावना अब उतनी ही ज्यादा होगी। यानी अब देश को अच्छे और बेहतर जज मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इसकी पूरी संभावना है। हालांकि ज्यादातर जो तेज तर्रार वकील होते हैं वो जजशिप में ना जाना नहीं चाहते हैं, और वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के बजाय वो सोचते हैं कि 10-12 साल और प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हम बार से ही सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे, या फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। और ये सब बहुत ज्यादा कॉलेजियम की वजह से देखने को मिल रहा है। हालांकि कॉलेजियम के खिलाफ देश में जिस तरीके से गुबार उठ रहा है, जिस तरीके से लोगों को जानकारी पैदा हो रही है, तो कॉलेजियम खत्म करने की मांग भी उसी तरीके से आगे बढ़ती जा रही है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले निकट भविष्य में ये कॉलेजियम इस देश से जरूर खत्म हो जाएगा। देश में एनजेएसी जैसी कोई व्यवस्था लागू होगी, देश में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जैसे भी एग्जाम होने लगेंगे, जिनकी एलिजिबिलिटी के आधार पर ही कोई वकील या कोई जज आगे प्रमोट हो पाएगा। क्योंकि किसी को भी अभी कॉलेजियम कहीं से भी उठाकर हाई कोर्ट का जज बना देता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बना देता है, और उसके बाद अगर उस व्यक्ति पर कुछ आरोप भी हैं तो फिर वो सभी आरोपों से मुक्त हो जाता है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो भारत में केवल 850 ऐसे लोग हैं जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिनके खिलाफ किसी भी थाने, किसी भी एजेंसी में कोई एफआईआर नहीं हो सकती है, कोई जांच नहीं हो सकती है, चाहे वो कितने भी जघन्य से जघन्य अपराध में लिप्त क्यों ना रहे हों। यशवंत वर्मा का मामला सबने देखा है, आज तक उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, जबकि उसके खिलाफ संसद में उसे हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्योंकि जजों के खिलाफ एफआईआर से पहले सीजेआई की परमिशन जरूरी होती है, और जस्टिस संजीव खन्ना भी परमिशन नहीं दे पाए, और जस्टिस बीआर गवई तो परमिशन दे ही नहीं रहे। इसलिए इस पूरे मामले में जनता का आक्रोश भी बढ़ रहा है, और जनता अब सवाल पूछ रही है। ये सवाल पूछते रहना चाहिए, लेकिन शब्दों की मर्यादा में रहते हुए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? और हमारे जो तमाम लॉ स्टूडेंट्स भी रहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है, उन सबको बधाई कि आपका भविष्य अब बेहतर होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।